जय श्री राम। हमारा आज का जो विषय है वो नवांश कुंडली से ही जुड़ा हुआ एक विषय है, जिसमें हमने जल्दी शादी होना, देर से शादी होना, तलाक होना, ये सब भी देखे हैं। लेकिन अगर शादी के बाद किसी के जीवन साथी की मृत्यु हो जाती है तो यह भी हम कहीं ना कहीं लगन कुंडली और नवांश कुंडली से ही देखते हैं। बहुत बार क्या होता है, कुंडली में प्रबल तलाक के योग होते हैं, लेकिन तलाक नहीं होता। लेकिन क्या होता है, जीवन साथी से अलगाव रहता है। यानी अलगाव, वो ऐसी नौकरी करता है कि वो कई कई वर्षों तक पत्नी के साथ नहीं रहता, या वो किसी प्रकार की दुर्घटना का शिकार हो जाता है। यानी उसको कहीं ना कहीं विवाह का सुख मिलना ही नहीं है, चाहे वो बहुत समय तक दूर रहे, चाहे उसका तलाक हो जाए, चाहे उसकी मृत्यु हो जाए। तो इसी से जुड़ा हुआ एक विषय है जिसको हम कहते हैं भी जीवन साथी में से पहले किसकी मृत्यु होगी, पति की या पत्नी की। या शास्त्र में इसको वैधव्य योग या विधुर योग भी बोला गया है। कभी स्त्री के लिए पुरुष की मृत्यु होना और पुरुष के लिए स्त्री की मृत्यु होना, ये भी आज के समय में किसी मार्केश की दशा से कम नहीं है, किसी मृत्यु तुल्य से कम नहीं है। और जब हम मारक शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो कुंडली का सप्तम भाव मारक भाव भी होता है। इसलिए जो लोग ये पूछते हैं कि सातवें घर तो मार्केश भी है, हाँ, सातवां घर मार्केश भी है, तो सप्तम भाव विवाह भी है। विवाह पहले होगा, मारक बाद की स्थिति होगी। अगर आयु का खंड आया होगा तो नहीं होगा, आयु का खंड ही नहीं है, आयु ही कमजोर है, तो मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए किसी भी कुंडली में सबसे पहले यह देखने के लिए कि पति या पत्नी में से किसकी मृत्यु पहले होगी, या इनकी कुंडली में शादी के बाद हस्बैंड या वाइफ में से किसी की डेथ तो नहीं हो जाएगी। उनको देखने के लिए क्लासिकल्स कौन से कॉम्बिनेशन हैं, कौन से ऐसे योग हैं शास्त्र में लिखे हुए, उनको मैं आज आपको बताऊंगा, जिसको हम एक उदाहरण कुंडली में भी आपको लगा के बताएंगे। हालांकि यह विषय इतना ज़्यादा विस्तृत है कि इसको कितना भी इसके बारे में देखें और बात करें, कुछ ना कुछ चीज़ें उसमें जुड़ती हैं। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको चीज़ों को बताऊं और समझाऊं। जब हम वैधव्य या विधुर योग या पति पत्नी में से किसकी मृत्यु पहले होगी, तो हम मृत्यु की बात कर रहे हैं। और मृत्यु की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो लगन कुंडली ही देखनी पड़ेगी। और लगन कुंडली का भी, लगन और उसका स्वामी, ये हमारे शरीर को रिप्रेजेंट करता है। किसी भी वर्ग कुंडली का लगन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। दूसरे नंबर पर इंपॉर्टेंस उसकी आती है कि जिसके लिए वो वर्ग बना हुआ है। जैसे नवांश के लिए सप्तम भाव वर्ग है, दशमांश के लिए दशम भाव वर्ग है, सप्तांश के लिए पंचम भाव मुख्य वर्ग है, क्योंकि वहां से हम उन चीज़ों की मुख्यता देखते हैं। तो सबसे पहले हॉरोस्कोप सामने आई, अगर किसी कुंडली के लगन पर पाप प्रभाव है, जैसे लगन पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव ज़्यादा है, लगन पाप कर्तरी योग में है, लगन का स्वामी भी पीड़ित है, तो क्या हुआ, लगन भी कमजोर, लगनेश भी कमजोर, दोनों चीज़ें कमजोर। तो क्या कहेंगे भाई, इसका लगन वीक है। लगन वीक है तो जब मैंने आयु के खंड बताए थे तो उसमें मैंने एक बहुत वीडियो मैंने आयु की बनाई हुई है, आपने मेरे चैनल पर देख सकते हैं जाके, जिससे आप आयु पता लगा सकते हैं कि कितनी है। लेकिन वहां से पहला एक सिम्टम्स मिल गया कि भाई इसकी हॉरोस्कोप का लगन लगनेश पीड़ित है, इसकी आयु कम हो सकती है। ये हम एक अंदाजा लगा के चलेंगे कि भाई इसकी आयु कम हो सकती है। वहीं दूसरी चीज, लगन कुंडली का आठवां भाव, आठवां भाव आयु का है। मृत्यु का प्रकार आठवें भाव से हम देखते हैं। अगर अष्टम भाव पर भी अशुभ प्रभाव है, अष्टमेश भी पीड़ित है, तो हम क्या कहेंगे कि भाई इसका लगन भी पीड़ित हो गया, अष्टमेश भी पीड़ित हो गया, इसकी कुंडली में आयु कम दिखाई देती है, इसकी संभावनाएं कम हैं। तो ये दो चीज सबसे पहले देखो, डायरेक्ट कुंडली के सातवें घर और नवांश में जाने से पहले ये दोनों चीजें देखो। अगर आपको वैधव्य या विधुर योग देखना है, या पति पत्नी में से किसकी मृत्यु पहले होगी, ये देखना, ठीक है। अब नवांश कुंडली का सप्तम भाव आपके जीवन साथी का होता है। नवांश कुंडली के पहले घर में आप बैठे हुए हैं और आपसे सातवें घर में आपका जीवन साथी बैठा हुआ है। अगर वो सातवां भाव और सातवें भाव का स्वामी दोनों कमजोर अवस्था में हैं, तो हम कहेंगे कि भाई इसको विवाह के सुख में कमी है। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था भी, जो कॉम्बिनेशन तलाक के हैं वो सारे भी इस पर अप्लाई होते हैं।
क्योंकि यहाँ हम विवाह के सुख में कमी देख रहे हैं। और वो कमी का कोई सा भी प्रकार हो सकता है, चाहे तलाक हो, चाहे बहुत बहुत वर्षों तक दूर रहें, चाहे समझ लीजिए कि जो बहुत लोगों के तो कोर्ट केस चलते हैं, तलाक का केस चलते हुए 10-15 साल हो गई, हस्बैंड वाइफ दोनों से दूर हैं, तलाक हुआ नहीं, सेपरेशन है, अलग रह रहे हैं, या मृत्यु किसी की हो गई। तो सप्तम भाव और सप्तमेश को जज करें, ये दूसरा कॉम्बिनेशन है। पहले हमने लगन में जजमेंट देखा, लगन लगनेश अष्टम अष्टमेश। फिर हमने देखा नवांश कुंडली का सप्तम भाव और सप्तमेश अगर पीड़ा में है तो विवाह सुख में कमी, चाहे महिला की पत्री हो या पुरुष की पत्रिका हो, दोनों में इसको हम देखते हैं, क्योंकि सप्तम भाव हमारे स्पाउस का है। अगर लगन कुंडली नवांश कुंडली के सप्तम भाव सप्तमेश की पोजीशन खराब है तो आपको जीवन साथी का सुख कम मिलेगा। और आपकी नवांश कुंडली के सप्तम भाव और उसका स्वामी मजबूत है तो हम क्या कहेंगे, आपके जीवन साथी का सुख आपको ज्यादा मिलेगा। यानी इसमें हम क्या कहेंगे, संभावना बढ़ गई कि भैया आपकी मृत्यु पहले और जीवन साथी की मृत्यु बाद में, क्योंकि आपका सप्तम भाव और सप्तमेश बली है। एग्जैक्टली यही नियम हम कहाँ लगाते हैं, अष्टम भाव पर। नवांश का अष्टम भाव यानी नवांश की आयु, जैसे लगन का अष्टम भाव लगन की आयु है, ऐसे ही नवांश का अष्टम भाव नवांश की विवाह की आयु है। अगर अष्टम भाव और अष्टमेश मजबूत हैं तो भी आपके जीवन साथी की मृत्यु आपके बाद में होगी, और अगर अष्टम भाव अष्टमेश पीड़ित है तो आपके जीवन साथी की मृत्यु आपसे पहले हो जाएगी, क्योंकि ये आपके नवांश की आयु है और वह आपका नवांश है। ये आपके जीवन साथी और आयु दोनों को रिप्रेजेंट करता है। तो चाहे स्त्री हो या पुरुष, मन में सवाल है किसकी मृत्यु पहले होगी, पति की होगी या पत्नी की, तो ये चुटकियों का खेल नहीं है। बहुत सारे वीडियोस आपको गूगल पे इस पे मिल जाएंगे, लेकिन वो लॉजिकली नहीं है। लॉजिकली तो यही है कि भैया कुंडली है तो वो इन चीज़ों से आप उसको देख सकते हैं कि भाई सप्तम भाव सप्तमेश और अष्टम भाव से। वहीं एक क्लासिकल्स नियम है कि 7वां और 8वां भाव नवांश कुंडली का अगर इसके स्वामी राशि परिवर्तन कर जाएं और उन पर अशुभ प्रभाव हो तो भी जीवन साथी का सुख नहीं मिलता। सप्तम का स्वामी अष्टम में जाके पीड़ित हो तो भी जीवन साथी का सुख नहीं मिलता, ये भी देखना है। अब विवाह को चलाने वाला ग्रह शुक्र है, सुख देने वाला शुक्र है, तो स्त्री की कुंडली हो या पुरुष की कुंडली हो, शुक्र ग्रह जितना पीड़ित उतने सुख में कमी। स्त्रियों की कुंडली में गुरु ग्रह जितना पीड़ित उतना पति के सुख में कमी। तो ये वो सारे कॉम्बिनेशंस हैं जिनको स्टेप बाय स्टेप आप लिख लीजिए, देख लीजिए, क्योंकि हम तो इन चीज़ों को देखते ही हैं। अब मैं ये सारे कॉम्बिनेशंस आपको स्टेप बाय स्टेप एक कुंडली में दिखाऊंगा कि इस कुंडली के अंदर क्या घटना घटी, क्यों इनको जीवन साथी का सुख नहीं मिला, क्यों इनके जीवन साथी की मृत्यु जल्दी हो गई। तो उसके लिए आइए चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं उस एग्जाम्पल को बहुत ही विस्तार से। अब आइए जो भी कॉम्बिनेशन हमने आपको बताए हैं उनको हम कुंडली पर लगाकर देखते हैं। सबसे पहली जो कुंडली है एक महिला की कुंडली है, ये इनका बर्थ डिटेल है, जिनकी वृषभ लगन और वृषभ राशि की पत्रिका है, और लगन और राशि दोनों के जो स्वामी हैं वो शुक्र हैं, सप्तम भाव में बैठे हैं, और सप्तमेश मंगल भी यहाँ केंद्र में ही हैं, जिसने एक प्रॉमिस दिया है हॉरोस्कोप में, जिसको हम क्या कह सकते हैं कि हाँ इनको विवाह के योग बनते हैं। लेकिन हमने देखा है कि लगन के ऊपर शनि का भी प्रभाव है और लगन के ऊपर मंगल का भी प्रभाव है। यानी कहीं ना कहीं ये कॉम्बिनेशन दिखाई देता है कि जब दो अशुभ ग्रहों का प्रभाव लगन पे है तो ये जीवन को संघर्षरत बनाएगा। अब इनकी लगभग 28 वर्ष की उम्र में जाके इनकी शादी हुई। अब इनके जो पति की डेथ है, आप ये देखिए दिसंबर 96 में इनकी शादी होती है और 1 साल के भीतर इनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है। अब दिसंबर 96 में यदि हम देखें तो दशा थी गुरु में गुरु,
गुरु की महादशा, गुरु की ही अंतर्दशा थी जिसमें इनकी शादी हुई। अब नवांश कुंडली में अगर हम देखें तो बहुत सारे हमें ऐसे कॉम्बिनेशन यहाँ मिले जिसने बहुत सारे अशुभ प्रभावों को दिखाया। सबसे पहले लगन में बैठा एक अशुभ ग्रह राहु, और सप्तम भाव में दो अशुभ ग्रह बैठे हैं शनि और केतु। अगर देखा जाए तो इनके ऊपर किसी भी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव है ही नहीं, यानी लगन और सप्तम भाव एक अशुभ प्रभाव में आ जाते हैं। फिर हमने देखा कि लगन का मालिक जो मंगल है वो यहाँ पर बैठा हुआ है 9th हाउस में, जिसके साथ एक अशुभ ग्रह सूर्य भी बैठा हुआ है, और यहाँ पर सप्तम भाव का स्वामी ग्रह भी बैठा हुआ है शुक्र, और ये कारक भी है। अगर आप देखें तो लगन का स्वामी, सप्तम का स्वामी, कारक शुक्र, ये सब कुछ यहाँ तो राहु केतु अशुभ बना और शनि की दृष्टि इस पे आ गई। यानी देखा जाए तो यहाँ भी कोई शुभ प्रभाव इन चीज़ों को सेफ नहीं कर रहा। अगर हमने हॉरोस्कोप को देख रहे हैं तो हमने देखा भी सूर्य, मंगल और शुक्र तीनों एक साथ, और उस पर शनि की दृष्टि है, उसको बचाने वाला कोई प्लेनेट बचा नहीं है। तो इसको हम क्या कहेंगे कि भाई ये एक अशुभ प्रभाव है जो आपके 7वें घर को और उसके स्वामी को खराब करता है। अब हस्बैंड की डेथ हुई है, और मैंने शुरू में आपको जब कॉम्बिनेशन बताए थे तो मैंने कहा था कि ज़रूर हस्बैंड की पत्रिका में लगन, लगनेश, अष्टम, अष्टमेश यानी आयु के खंड कमज़ोर होंगे, फिर इनके साथ शादी होगी और उसके साथ ये चीज़ बंध गई। हो सकता है इस हॉरोस्कोप में वो सारे कॉम्बिनेशन ना लगें, लेकिन हम एक मोटी तौर पे कह सकते हैं कि भाई इस हॉरोस्कोप के लिए शादी ऐसे व्यक्ति के साथ हो जैसे कि हम एक हमारा कर्म है, इसको हम कर्म समझ सकते हैं। भी हमारा कर्म है कि हम ऐसे प्रयास करें कि भाई इस लड़की की शादी ऐसे व्यक्ति से करें जिसकी आयु अच्छी हो, जिसको वैवाहिक सुख में कमी ना हो। तो कॉम्बिनेशंस दिखे, प्रॉब्लम्स दिखी। ये प्रॉब्लम तलाक की भी हो सकती हैं, ये प्रॉब्लम घर से बहुत साल तक पति दूर रहे हुए भी हो सकती हैं, और ये प्रॉब्लम इस रूप में भी बदल गई कि इनके हस्बैंड की डेथ हो गई। तो इनके पति का चार्ट इनसे कमज़ोर रहा होगा, लेकिन कष्ट तो पत्नी को हुआ, और कष्ट हुआ तो वो इस रूप में देखा गया। अब नेक्स्ट कुंडली हमारे सामने जो है वो मेल की पत्रिका है, पुरुष हैं ये। इनकी शादी 1951 में होती है और 1994 में, यानी लगभग शादी के 30-33 साल के बाद इनकी वाइफ जो है कैंसर से मृत्यु हो जाती है उनकी। हम सप्तम भाव में देख रहे हैं कि सप्तम भाव में नीच का बुध है, 12वें घर के मालिक सूर्य के साथ बैठा हुआ है। अब अगर देखा जाए तो इनकी शादी 31 वर्ष की उम्र में हुई, क्योंकि ये इनका जन्म 1920 का है। अब 31 वर्ष की उम्र में इनकी शादी हुई है, तो पहले तो शादी डिले हो गई। क्या हुआ, हमने देखा कि भाई शनि 12वें घर में बैठा है, शुक्र ग्रह कारक होकर यहाँ हैं, ये इसको दृष्टि दे रहा है, ये इसको पीड़ित कर रहा है। और सप्तम भाव में हमने देखा कि नीच का बुध है, वो 12वें के स्वामी सूर्य के साथ बैठा हुआ है। और अगर हम यहाँ भी देखें तो यहाँ भी मंगल और राहु जैसे दो मैलेफिक्स प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, क्योंकि हम 8वें और दूसरे घर को भी मांगल्य जीवन से देखते हैं। अब हमारी सारी चीज़ें खुल के आती है नवांश में। शादी से पहले इनके घर में क्या स्थिति थी, आप इसके हॉरोस्कोप के 4th हाउस को देख लीजिए कि 4थे घर में नीच का सूर्य है, जिस पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। इनके वैवाहिक संबंधों में शांति नहीं थी, इनके घर में वैवाहिक कलह रहता था, क्योंकि इसका 4th हाउस खराब है। और आप ये देखिए कि 4थे घर का जो मालिक शुक्र है वो भी यहाँ 8वें घर में गया हुआ है, तो 4th हाउस पूरी तरीके से ध्वस्त है। शादी हुई भी, शादी 31 साल की उम्र में शादी हुई, वो शादी के सुख में कमी हुई, फिर पत्नी की भी डेथ हो गई, और इनके घर का वातावरण भी अच्छा नहीं था, उसमें तो कलह रहता था। अब अगर हम देखें नवांश के अंदर कि लगन का मालिक 12वें घर में बैठा हुआ है, जिस पर कोई भी शुभ प्रभाव नहीं है, ये पीड़ित है। और 12वें घर का मालिक लगन में बैठा हुआ है, तो उसने इस तरीके से लगन को पीड़ित करने की कोशिश करी। अब आप देखिए कि 8वें घर के अंदर अशुभ प्रभाव पहुंचे हुए हैं, क्योंकि 8वें घर में कौन है, अशुभ ग्रह मंगल है,
शादी का कारक ग्रह शुक्र है। शनि जैसे अशुभ ग्रह की दृष्टि इस पे पड़ रही है, जो कि अष्टमेश होकर खुद दृष्टि दे रहा है। तो इनकी शादी भी हुई, लेट हुई, शादी कुछ दिन तक चली, घर के अंदर कलह का माहौल था और अंततः पत्नी की मृत्यु इनसे पहले हुई। तो हमने देखा कि यहाँ सप्तम भाव बली नहीं है। जब तक आपके 7वें और 8वें घर के भाव बली नहीं होंगे तब तक आपके जीवन साथी की उम्र आपसे ज़्यादा नहीं होगी, वो आपसे पहले चला जाएगा दुनिया से। और वही हुआ, इनका जीवन साथी इनसे पहले गया, क्योंकि 7वें घर का मालिक शनि है, वो यहाँ शत्रु की राशि में है। सूर्य यहाँ नीच का हो गया है, मंगल शुक्र यहाँ 8वें घर में पीड़ित हो गए, तो इनका जीवन साथी इनसे पहले चला गया। इसको हम इस कॉम्बिनेशन से देख सकते हैं। तो वो चीज़ हमें लगन में भी दिखाई दी, वो चीज़ हमें नवांश में भी दिखाई दी। तो ये थे वो 2 एनालिसिस। वैसे तो बहुत एक बड़ा सब्जेक्ट है ये, कि पति और पति दोनों की कुंडली देखी जाती है, उनको अलग अलग तरीके से ऑब्जर्व करते हैं, फिर लगन देखते हैं, नवांश देखते हैं। लेकिन जो कॉम्बिनेशंस हैं, जो शास्त्रीय कॉम्बिनेशंस हैं, वो मैंने आज आपको यहाँ लगा के दिखाने की कोशिश की है। तो आगे भी ऐसे ही एनालिसिस हम करते रहेंगे, ऐसे ही एग्जाम्पल के साथ आपको कॉम्बिनेशंस देते रहेंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ। जय श्री राम।